नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एंटी डिप्रेसेंट दवाओं से होने वाली कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज़ी को कैसे दूर कर सकते हैं, ये कब्ज़ी क्यों होती है और इसके लक्षण क्या होते हैं और इसको किस तरह से दूर किया जा सकता है। आइए अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एंटी डिप्रेसेंट्स वैसे तो डिप्रेशन का बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है। साथ ही ये एंजाइटी, ओसीडी और कई दूसरी बीमारियों में भी काम आती हैं दवाएं, पर फिर भी इनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। जो लोग एंटी डिप्रेसेंट जैसी दवाइयां लेते हैं उनके साथ कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम देखने में आ सकती है। ये साइड इफ़ेक्ट बहुत अनकंफर्टेबल होता है, पर इसके कई तरीके हैं जिससे कि इसे रिजॉल्व किया जा सकता है। पहले बात करेंगे कि एंटी डिप्रेसेंट दवाओं की वजह से कॉन्स्टिपेशन होती क्यों है। SSRI दवाइयाँ जो कि सबसे कॉमनली प्रिस्क्राइब की जाती हैं, इनसे कॉन्स्टिपेशन बहुत कम देखने में आता है। और जो एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ सबसे ज़्यादा कॉमनली कॉन्स्टिपेशन लाती हैं वो होती हैं ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, जैसे कि एमिट्रिप्टिलिन या डेसिप्रामीन। ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स एंजाइटी को और इंसोम्निया को भी ट्रीट करने में यूज़फुल होती हैं। ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स हमारे अंदर एक न्यूरोट्रांसमीटर जिसे कि एसिटाइल कोलिन कहते हैं, उसकी एक्शन को ब्लॉक करती हैं। और जब ये न्यूरोट्रांसमीटर ब्लॉक कर दिया जाता है, इसकी एक्टिविटी को रोका जाता है, तो उससे लार्ज इंटेस्टाइन में होने वाली जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं वो स्लो हो जाती हैं। लार्ज इंटेस्टाइन वो हिस्सा है जो कि हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में सबसे आखिरी के हिस्से में पाया जाता है। रेक्टम जहाँ पे सारा जो मल है वो जमा हो जाता है, उससे पहले ये मल लार्ज इंटेस्टाइन से होकर गुजरता है। तो एसिटाइल कोलाइन के ब्लॉक हो जाने की वजह से ये जो इंटेस्टाइन की जो मसल्स हैं जो कि हमारे खाने को धीरे धीरे नीचे की तरफ लाती हैं, और जब उसका मल बन जाता है, फीसिस मतलब पॉटी बन जाती है, तो उसे धीरे धीरे नीचे की तरफ लाने का काम करती हैं। ये मसल्स की एक्टिविटी को स्लो कर देती हैं TCA मतलब ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। इसकी वजह से डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की जो मसल्स हैं वो स्लो काम करती हैं और मल को पूरी तरह से बाहर निकालने का सिग्नल नहीं दे पाती। साथ ही इंटेस्टाइन में होने वाली कुछ सेक्रीशंस, कुछ ऐसे फ्लूइड जो कि इंटेस्टाइन को लुब्रिकेट करती हैं, मतलब उसे गीला करती हैं, जिससे कि फीसिस जो है, मल जो है, वो इंटेस्टाइन के थ्रू पास हो जाए, आराम से नीचे की तरफ निकल आए। वो लुब्रिकेंट्स भी सूख जाते हैं, पैदा नहीं होते, और इस वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। तो ऐसे में दो तरह के ये कारण हैं। एक, इंटेस्टाइन में सेक्रीशन का ना निकलना जिससे लुब्रिकेशन नहीं हो पाती, और दूसरा मसल्स का ठीक से काम ना करना जिससे कि फीसिस ठीक तरह से पास नहीं हो पाती। तो ये जो ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, इनके इस तरह के गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इफेक्ट्स देखने में आते हैं, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम्स देखने में आती हैं। इनफैक्ट यही एक कारण है जिसकी वजह से TCA दवाइयों को डायरिया के इलाज में भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये इंटेस्टाइन की एक्टिविटी को स्लो करती हैं। इस वजह से इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और डायरिया, इन बीमारियों को ठीक करने में TCA मतलब एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ भी यूज़फुल होती हैं। वैसे तो SSRI दवाइयों से कॉन्स्टिपेशन के लक्षण ज़्यादातर देखने में नहीं आते, पर फिर भी कुछ ऐसी दवाएं हैं जो कि कुछ लोगों में कॉन्स्टिपेशन के लक्षण ला सकती हैं। इसलिए ऐसे केस में SSRI दवाइयों से होने वाले कॉन्स्टिपेशन के साइड इफ़ेक्ट को इग्नोर नहीं किया जा सकता। कॉन्स्टिपेशन के कुछ दूसरे कारण भी होते हैं। वैसे तो एंटी डिप्रेसेंट दवाएं लेते समय कॉन्स्टिपेशन देखने में आ जाती है, पर फिर भी डिप्रेशन, एंजाइटी और कई दूसरी बीमारियों में लोगों का लाइफस्टाइल बदल जाता है, उनका खान पान बदल जाता है, या कोई दूसरी मेडिकल कंडीशंस हो सकती हैं, या फिर प्रेगनेंसी की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन की समस्याएं देखने में आती हैं। तो ये भी कुछ ऐसी एसोसिएटेड कंडीशंस हैं जो कि डिप्रेशन और कई दूसरी मेंटल इलनेसेस में होने के कारण कॉन्स्टिपेशन का लक्षण ला सकती हैं। कुछ लाइफस्टाइल फैक्टर्स जैसे कि फाइबर की डाइट में कमी आ जाना, डिहाइड्रेशन होना मतलब पानी ना पीना ज़्यादा, एक्सरसाइज ना करना, डेली रूटीन में चेंज आ जाना, बहुत ज़्यादा फैटी फूड खाना, या मिल्क प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन ज़्यादा करना, या बहुत ज़्यादा तनाव लेने की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। साथ ही कुछ मेडिकल कंडीशंस हैं जैसे कि डायबिटीज़, हाइपोथायरॉयडिज्म, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, प्रेगनेंसी या डायवर्टिकुलर डिसीज़।
इनसे भी कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो सकती है और ये कंडीशंस डिप्रेशन के साथ कोमॉर्बिड भी हो सकती हैं। साथ ही कुछ दवाइयां हैं जो कि कॉन्स्टिपेशन ला सकती हैं, जैसे कि एलर्जी की दवाइयां, एंटासिड, ब्लड प्रेशर की दवाइयां, आइबुप्रोफेन, आयरन के सप्लीमेंट्स या कुछ पेन को दूर करने वाली दवाइयां, दर्द दूर करने वाली दवाएं। कॉन्स्टिपेशन के सिम्टम्स क्या होते हैं? एक व्यक्ति जिसको कॉन्स्टिपेशन होता है उस व्यक्ति को पॉटी करना मतलब मल त्यागने में बहुत मुश्किल होती है, या वो जितना पहले मल त्यागते थे उससे अब उनकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। पहले अगर दिन में उनको 3 बार पॉटी आती थी तो अब दिन में या तो 1 बार आएगी या फिर कई बार 2 या 3 दिन में ही 1 बार पॉटी आएगी। इसकी वजह से कई सारे अनप्लेजेंट सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे कि जो स्टूल्स हैं मतलब जो पॉटी है वो बहुत सख्त हो सकती है, सूखी हो सकती है, ब्लोटेड फील होगा, ऐसे लगेगा कि जैसे उल्टी सी आ रही है, कुछ भी खा रहे हैं जैसे वो हजम नहीं हो रहा, इनडाइजेशन सा फील होगा, जलन महसूस हो सकती है सीने में या पेट में, दर्द हो सकता है पेट में, नौजिया मतलब उल्टी का महसूस होना, जब कभी भी पॉटी आएगी उस टाइम बहुत दर्द हो सकता है, पेट में बहुत तेजी से दर्द उठ सकता है और उल्टियां आ सकती हैं। वैसे तो कई लोग ऐसे होते हैं जो दिन में एक ही बार टॉयलेट जाते हैं, यूरिनेट वो कई बार कर लें पर कई बार वो पॉटी दिन में शायद एक बार ही करते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी खान पान की आदतों की वजह से कई बार वो 2 दिन में भी 1 या 2 बार ही टॉयलेट जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा सेट तरीका है जिसके बेसिस पर हम कह सकें कि किसी व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन है। हाँ, पर आम तौर पर एक व्यक्ति अगर दिन में 2 या 3 बार मल त्यागता है और धीरे धीरे इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो कम हो जाती है, अंतराल बड़ा होता जाता है और एक पर्सन को पेट में कई तरह के सिम्टम्स महसूस होते हैं, दर्द होता है या बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस करता है, तब वो कॉन्स्टिपेशन का लक्षण हो सकता है। अब बात करेंगे कि ये जो कॉन्स्टिपेशन है जो कि एंटी डिप्रेसेंट दवाओं की वजह से हो रही है, इसे दूर कैसे भगाया जाए। कॉन्स्टिपेशन किसी भी वजह से हो, चाहे एंटी डिप्रेसेंट दवाओं की वजह से या कोई दूसरे कारणों की वजह से, जैसा कि बताया, कुछ कॉमन सी सेल्फ केयर स्ट्रेटजीज हेल्प कर सकती हैं जिससे कि कॉन्स्टिपेशन को दूर किया जा सकता है। इसके लिए कोई स्पेशल या अलग तरीका नहीं है जो कि एंटी डिप्रेसेंट दवाओं के मामले में यूज किया जाएगा। तो कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज हो सकती हैं। सबसे पहले बहुत सारा पानी पीना पड़ेगा। ज्यादा पानी पीने से डिहाइड्रेशन की तो कमी आएगी ही, साथ ही लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम में जो फीसिस होगा मतलब जो मल होगा उसका सूखापन दूर होगा, जिसकी वजह से गीला होने की वजह से उसका शरीर के अंदर से निकलना, पास हो जाना आसान हो जाएगा। इसी के साथ कुछ दूसरे पेय पदार्थ भी अवॉइड करने चाहिए, जैसे कि अल्कोहल या कॉफ़ी या कुछ दूसरे ऐसे बियर या ड्रिंक्स जो कि एक व्यक्ति शायद कंज्यूम करता हो, जिसकी वजह से बॉडी में डिहाइड्रेशन होती है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट तरीका है कि बहुत हाई फाइबर वाला फूड खाना पड़ेगा, जैसे कि फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए या होल ग्रेन्स हो गए। साथ ही जो सीरियल ब्रान होता है मतलब जो गेहूं या कई दूसरे सीरियल्स का इनका जो छिलका होता है उसमें बहुत सारा न्यूट्रिएंट होता है, वो खाने से भी कॉन्स्टिपेशन की समस्या दूर होती है। साथ ही सूखे आलू बुखारे खाने से भी कॉन्स्टिपेशन कम होती है। ऐसी चीजें खाने से बचना चाहिए जिनमें फैट बहुत होता है, जैसे कि अंडे, चीज, दूध के बनी चीजें, मीट या कई दूसरे फास्ट फूड जो कि आप बाहर से ऑर्डर करते हैं या फिर घर बना के खाते हैं। फाइबर के कुछ सप्लीमेंट्स भी लिए जा सकते हैं जो कि कैप्सूल या टैबलेट की फॉर्म में मिलते हैं। कुछ ऐसी लैक्सेटिव दवाइयां होती हैं जिसको कि स्टूल सॉफ्टनर कहा जाता है, जो कि मल की, पॉटी की हार्डनेस को कम करती हैं। कुछ ये लैक्सेटिव दवाइयां ओवर द काउंटर मतलब बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी मिल जाती हैं और कुछ ये प्रिस्क्रिप्शन के साथ मिलती हैं। पर ध्यान देने की चीज़ है कि लैक्सेटिव्स को 2 हफ्तों से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लैक्सेटिव को यूज़ करने से जो लक्षण हैं कॉन्स्टिपेशन के वो सीवियर हो सकते हैं। इसी के साथ एक दूसरा तरीका होता है जो कि डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं, वो ये कि एक रेगुलर टाइम रखा जाए, एक शेड्यूल बनाया जाए जिस पर कि कोई व्यक्ति टॉयलेट जाए। जैसे कि खासकर खाना खाने के करीब आधे से पौने घंटे के बाद टॉयलेट ज़रूर जाया जाए, क्योंकि जब खाना खाया होगा तो बॉडी जो है वो डाइजेस्ट करेगी फूड को और ऐसे में इंटेस्टाइन जो है, गट जो है, वो उस खाने को मल में कन्वर्ट करके उसे निकालने के लिए तैयार रहेगी। कहने का मतलब है कि प्रेशर बढ़ेगा और ऐसे में सक्सेसफुली टॉयलेट करना आसान हो जाएगा। इसलिए एक रेगुलर टाइम रखा जा सकता है, या तो दिन के किसी एक रेगुलर समय या फिर खाना खाने के बाद। और ध्यान रखना ऐसे में ज़रूरी है कि आप अच्छा खासा टाइम लें बॉवल मूवमेंट में, मतलब पॉटी करने में अच्छा खासा टाइम लें।
और जैसे ही आपको नीड हो, ज़रूरत हो, प्रेशर महसूस हो रहा हो, उस समय आपको टॉयलेट चले जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा देर तक रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जब आप टॉयलेट सीट पर बैठे हैं तो अपनी मसल्स को रिलैक्स करें। बहुत ज़्यादा सख्ती के साथ स्टूल पास करने की कोशिश ना करें। धीरे धीरे स्टूल को एनस से पास होने दें। और आप अपने बैठने की पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। मतलब अगर आप इंग्लिश टॉयलेट यूज़ करते हैं तो कोई स्टूल रख सकते हैं जिस पर आप पैर रख के बैठें, ताकि स्टूल को पास होने में थोड़ी आसानी हो सके। इसी के साथ जिन लोगों को लंबे समय तक कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो रेगुलर एक्सरसाइज करें। रेगुलर एक्सरसाइज से बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी ठीक रहेगा और चलने फिरने से इंटेस्टाइन, रेक्टम की जो मसल्स होंगी वो भी मूवमेंट में रहेंगी। कई घंटों तक एक ही जगह बैठे रहने की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन होती है, इसीलिए एक्सरसाइज बॉडी की मसल्स को फ्लेक्सिबल बनाएंगी, रेक्टम और इंटेस्टाइन की मसल्स को फ्लेक्सिबल बनाएंगी, जिसकी वजह से स्टूल्स पास करना आसान हो जाएगा। तो ये थे कुछ तरीके जिससे कि कॉन्स्टिपेशन को रिलीव किया जा सकता है, और मोटे तौर पर ऐसे ही कुछ तरीके होते हैं जिनसे कि कॉन्स्टिपेशन को कम किया जाता है। कई लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि कॉन्स्टिपेशन हो रही है, दवाओं की वजह से साइड इफ़ेक्ट आ रहे हैं, इस वजह से हमें दवा छोड़ देनी चाहिए, दवाइयों का तो नुकसान हो रहा है। तो यहाँ समझने की चीज़ है कि इस तरह की गलती से लोगों को बचना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि डॉक्टर अगर आपको TCA या इस तरह की कोई एंटी डिप्रेसेंट दवा दे रहे हो, तो ज़रूरी नहीं कि डॉक्टर जो है वो गलत ही दवा दे रहे हैं। हो सकता है कि इस तरह की दवा से ही आपका डिप्रेशन या एंग्जाइटी सबसे ज़्यादा कम होगा। वैसे तो आप डॉक्टर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो कोई दवा बदल दें क्योंकि आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, पर अगर डॉक्टर कहें कि नहीं, आप पर पहले SSRI दवाइयाँ काम नहीं करी हैं या कोई दूसरी दवाइयाँ काम नहीं की हैं, इसलिए आपको ये एमिट्रिप्टिलिन जैसी दवाइयाँ लेना ज़रूरी है, तो उस केस में आपको कॉन्स्टिपेशन का साइड इफ़ेक्ट टॉलरेट करना होगा और इसको दूर करने के तरीके इस्तेमाल में लाने ज़रूरी होंगे। ऐसे में ध्यान रखना है कि आपको इस साइड इफ़ेक्ट से डरना नहीं है, क्योंकि इसके कोई बहुत मेजर इम्पैक्ट शरीर पर, हेल्थ पर नहीं पड़ते। हाँ, अगर आप कॉन्स्टिपेशन मैनेज नहीं करेंगे तो इसका असर लॉन्ग टर्म में आपकी सेहत पर पड़ सकता है। पर एज सच कॉन्स्टिपेशन का साइड इफ़ेक्ट अगर आप सक्सेसफुली मैनेज कर लेते हैं तो इन एंटी डिप्रेसेंट दवाइयों का असर भी अच्छा आ जाएगा और साथ ही कॉन्स्टिपेशन की समस्या भी दूर होगी। इनफैक्ट कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के बहाने जो आप अपने व्यवहार में या अपने लाइफस्टाइल में बदलाव लाएंगे, उससे आपके डिप्रेशन को कम होने में भी मदद मिलेगी। तो एक तीर से दो निशाने हो जाएंगे, डिप्रेशन भी कम होगा और साथ ही कॉन्स्टिपेशन भी कम होगी। इनफैक्ट मैं अक्सर अपने क्लाइंट्स को ये बात बोलता हूँ कि जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनसे एक बेनिफिट लेना चाहिए, क्योंकि साइड इफ़ेक्ट्स अक्सर लोगों को डराते हैं, लोगों को परेशान करते हैं। दवाइयाँ लेना तो ज़रूरी होता है, पर इन सभी दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो साइड इफ़ेक्ट्स को दूर करने के लिए लोगों में जो मोटिवेशन होता है और उसकी वजह से जो लोग अपने अंदर बदलाव लाते हैं, जैसे कि लाइफस्टाइल में बदलाव लाना, खान पान में बदलाव लाना या रेगुलर एक्सरसाइज करना या किसी भी तरह का जो बदलाव लोग अपने अंदर लाते हैं, वो ना ही केवल उनके साइड इफ़ेक्ट को कम करता है, साथ ही उनके डिप्रेशन, एंग्जाइटी के सिम्टम्स को भी कम करने में अहम भूमिका निभाता है। तो एक तीर से दो निशाने हो जाते हैं, साइड इफ़ेक्ट भी दूर होता है और डिप्रेशन, एंग्जाइटी या कोई भी दूसरा लक्षण है वो भी कम हो जाता है। इसीलिए साइड इफ़ेक्ट्स को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए, जहां एक तरफ डिप्रेशन या दूसरे जो भी लक्षण हैं वो आपके लिए इलाज मुश्किल कर देते हैं या वो आपका रोज़मर्रा की एक्टिविटी या फंक्शनिंग को मुश्किल बना देते हैं, तो वहीं जब आप दवाइयाँ लेना शुरू करते हैं और दवाइयों से जब साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, तो ये साइड इफ़ेक्ट्स आपको एक अच्छा मोटिवेशन दे सकते हैं, जिससे कि आप अपनी सेहत को सुधारने के लिए अच्छा खासा खुद पर ध्यान देना शुरू करें। तो इसलिए साइड इफ़ेक्ट्स को एक मौके की तरह देखना चाहिए। जिन लोगों में लंबे समय तक कॉन्स्टिपेशन बनी रहे, डिप्रेशन भी ज़्यादा कम ना हो, एंग्जाइटी में भी असर ना आए और उनके लिए कॉन्स्टिपेशन के साइड इफ़ेक्ट्स को हैंडल करना मुश्किल हो रहा हो, किसी भी इन इलाजों से वो कॉन्स्टिपेशन दूर ना हो रही हो, उनकी सेहत बिगड़ती जा रही हो या उनके लिए दिन भर के काम करना मुश्किल हो रहा हो, तो ऐसे में दवाइयाँ बदलना ज़रूरी होता है। ऐसे में उनको कोई और एंटी डिप्रेसेंट दवा दी जाएगी या उनके दवा के डोज को सिग्निफिकेंटली चेंज किया जाएगा। अगर इस कॉन्स्टिपेशन के साइड इफ़ेक्ट को ठीक ना किया जाए तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। लंबे समय तक कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम की वजह से 4 तरह के लक्षण देखने में आ सकते हैं। हेमोरॉइड्स, जिसमें कि रेक्टम की जो वेन्स हैं वो सूज जाती हैं, वहाँ इन्फ्लेमेशन हो जाती है। एनल फिशर्स, जिसमें कि एनस की जो लाइनिंग है उसमें इंजरी होती है, अंदर की तरफ स्किन जो है वो कट फट सकती है। फिर डाइवर्टिकुलाइटिस, जिसमें कि कोलोन की वॉल में, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल्स में इन्फेक्शन हो जाता है। और चौथा लक्षण है इनकॉन्टिनेंस,
मतलब जिसमें यूरिनरी ब्लैडर की मसल्स को कंट्रोल नहीं कर पाते क्योंकि पेल्विक फ्लोर की जो मसल्स हैं वो डैमेज होने लगती हैं। बहुत ज़्यादा देर तक एक व्यक्ति बैठा रहता है, हिलता डुलता नहीं है, तो ऐसे में इस तरह के कुछ लक्षण देखने में आ सकते हैं। बहुत एक्सट्रीम केसेस में लोगों को एक समस्या हो जाती है जिसे फीकल इंपैक्शन कहते हैं। इसमें स्टूल जो है वो बहुत ही सख्त हो जाता है और रेक्टम में बिल्कुल अटक जाता है और किसी भी तरह से वो पास नहीं हो पाता। कोई भी ये इलाज दिए जाएं, पानी पिया जाए, फाइबर खाया जाए या किसी भी तरह के ऐसे ट्रीटमेंट की वजह से जो कि नेचुरल तरीके हैं उनसे वो स्टूल पास नहीं हो पाता, जिसकी वजह से सर्जरी भी करानी पड़ सकती है या फिर मैनुअली डॉक्टर खुद उसको वहाँ से बाहर निकालते हैं। हालांकि कई मामलों में फीकल इंफेक्शन को लैक्सेटिव या फाइबर के इंटेक से कम किया जा सकता है, पर अक्सर जब ये बीमारी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है तो उस केस में कोई ना कोई सर्जिकल या कोई मैनुअल तरीका ही अपनाया जाता है और ये केमिकल दवाइयाँ काम कई बार नहीं कर पाती। तो ये रही पूरी जानकारी कि कैसे एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ कॉन्स्टिपेशन के लक्षण ला सकती हैं, किस टाइप की वो दवाइयाँ होती हैं, इस कॉन्स्टिपेशन को दूर कैसे किया जाता है और अगर ये दूर ना किया जाए तो इससे क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को और लोगों से शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें। ऐसी बहुत सी यूज़फुल जानकारी मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं जिसे आप देख सुन सकते हैं और अन्य वीडियोस देखने के लिए चैनल के साथ बने रहें। ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।